गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आज का लेक्चर होगा अबाउट नियो क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी, तो नियो क्लासिकल थ्योरी समझने से पहले ये समझते हैं कि क्लासिकल थ्योरी तो ऑलरेडी था। क्लासिकल थ्योरी में ऑलरेडी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब किए हुए थे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कैसे करना है, एम्प्लॉयज का प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करना है, ऑलरेडी था। फिर भी नियो क्लासिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी है उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ क्रिटिसिज्म्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे। उसमें कहा जा रहा था कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो काफी रिजिड एंड काफी स्टैटिक है, यानी कि वो बहुत इनफ्लेक्सिबल है और जो ह्यूमन बींग्स है उसको उन लोग एज अ मशीन ट्रीट करते थे। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी तभी बढ़ेगा जब ह्यूमन बींग्स का एफिशिएंसी बढ़ेगा। ये फोकस था क्लासिकल थ्योरी का। लेकिन नियो क्लासिकल थ्योरी का दूसरे तरीके का ही अप्रोच था। यहाँ पे उन लोग सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कंसिडर करते थे, यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो सिर्फ उसका इंसेंटिव से या कुछ और यो है ना इकोनॉमिक रिवॉर्ड ही बस अफेक्ट नहीं करता ह्यूमन बिहेवियर को, लेकिन उसका बाकी सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट करता है। यानी कि कलीग्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, बाकी जॉब कंडीशंस में चेंजेस आ रहा है, वो भी अफेक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर को एंड उनकी प्रोडक्टिविटी को। तो देखते हैं, द थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच और बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नियो क्लासिकल थ्योरी है उसको ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच भी कहा जाता है या फिर बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The Hawthorne experiment conducted by George Elton Mayo revealed that the informal organization as well as socio-psychological factors exercise a much higher influence on human behavior. तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। वो किया गया था बाय जॉर्ज एल्टन मायो। वो करने के बाद उन्होंने ये फाइंडिंग्स निकाला कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है ह्यूमन बिहेवियर पे। और ये जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे के स्लाइड्स में कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है और कैसे कंडक्ट किया गया था। Therefore, these findings focused their attention on human beings and their behavior in organization. और ये फाइंडिंग्स के बाद ये ध्यान में रखा गया था कि ह्यूमन बींग्स को फोकस करना कितना ज़रूरी है और उनके बिहेवियर के बारे अंडरस्टैंड करना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लोग समझ जाएंगे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट तो आप लोग को पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर समझने के लिए बहुत इजी रहेगा, कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। Hawthorne experiment. The Hawthorne plant of the General Electric Company Chicago was manufacturing telephone system bell. तो Hawthorne plant जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का था, शिकागो में उन लोग मैन्युफैक्चर करते थे टेलीफोन सिस्टम बेल। It employed about 30,000 employees at the time of experiment. तो ये जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हुआ उस टाइम 30,000 एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड थे उस कंपनी में। There was dissatisfaction among the workers and productivity was not up to the mark. तो इस कंपनी में जो वर्कर्स थे उन लोग काफी डिससेटिस्फाइड थे एंड जो प्रोडक्टिविटी था कंपनी का वो भी अप टू द मार्क नहीं था, वो काफी खराब चल रहा था। In order to find out the real cause behind this, a team was constituted led by Elton Mayo. तो ये प्रोडक्ट डिससेटिस्फैक्शन अमंग द वर्कर्स एंड प्रोडक्टिविटी जो खराब है उसका रीजन क्या था वो फाइंड आउट करने के लिए जो एल्टन मायो थे इन्होंने एक टीम बनाया। The aim was to study the relationship between the physical working conditions and the productivity. And ये Hawthorne study या Hawthorne experiment ये कंडक्ट करने का ये रीजन था टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल वर्किंग कंडीशंस एंड द प्रोडक्टिविटी। यानी कि कोई भी कंपनी में जो फिजिकल वर्किंग कंडीशन है वो कैसे अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को। द एंटायर एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन 4 phases: illumination experiment, relay assembly test room experiment, mass interviewing program, bank wiring observation room experiment। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट लिया गया था एंड ये 4 एक्सपेरिमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। ध्यान से समझिएगा, ये समझ जाएंगे तो आप लोग को बेटर होगा अंडरस्टैंड करने में कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहला है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। तो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हॉथॉर्न स्टडी में 4 एक्सपेरिमेंट किए गए थे
और वो 4 एक्सपेरिमेंट करने का ये रीजन था टू फाइंड आउट कि वर्कर्स जो है वो डिससैटिस्फाइड क्यों है, और जो प्रोडक्टिविटी है वो अप टू द मार्क क्यों नहीं है कंपनी में। तो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट भी इसी रीजन से किया गया था, ये फाइंड आउट करने के लिए किया गया था कि जो इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट या फिर रोशनी। तो ये जो लाइट है जो वर्क प्लेस में दिया जाता है वर्कर्स को काम करने के लिए, उसके उसका इंटेंसिटी बढ़ाने या घटाने से वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी को में फर्क पड़ता है या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इसके लिए वर्कर्स को चूज किया गया था, फिर 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। पहला ग्रुप का नाम था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा ग्रुप का नाम था कंट्रोल्ड ग्रुप। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसमें जो लाइट का इंटेंसिटी था वो चेंज किया जा रहा था, और जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें लाइट का इंटेंसिटी था वो कांस्टेंट था। ठीक है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी कांस्टेंट था यानी कि सेम था कंट्रोल्ड ग्रुप में, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लाइट का इल्यूमिनेशन का जो इंटेंसिटी है उसमें चेंजेस लाया जा रहा था। तो रिसर्चर्स ने पहले क्या किया, रिसर्चर्स इंक्रीज्ड द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। पहले क्या किए, जो इल्यूमिनेशन का इंटेंसिटी था उसको बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा रोशनी दे रहे थे वर्कर्स को, ये देखने के लिए कि ज्यादा रोशनी देने पे इन लोग का प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगा क्या। और जो कंट्रोल्ड ग्रुप है उसमें कांस्टेंट था इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसमें देखा गया ग्रुप इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, ग्रुप का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। और इसमें देखा गया कंट्रोल्ड ग्रुप में भी जो ग्रुप का जो इंटेंसिटी ग्रुप का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज है। दूसरी बार क्या किया, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन वाज डिक्रीज्ड। दूसरी बार में जो रोशनी था उसको कम कर दिया गया, और कंट्रोल्ड ग्रुप में कांस्टेंट था। सिंस ये कंट्रोल्ड ग्रुप है इसमें सेम ही कांस्टेंट जितना लाइट दिया जा रहा था पहले उतना ही लाइट बाद में भी दिया जा रहा था। और यहाँ पे देखा जैसे वो डिक्रीज किया इल्यूमिनेशन, उस टाइम भी प्रोडक्शन कंटिन्यूड टू इंक्रीज, उनके प्रोडक्शन में कुछ फर्क नहीं आया। और यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी प्रोडक्शन कंटिन्यूड टू इंक्रीज। यहाँ पे कांस्टेंट आपका है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, तब भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं इल्यूमिनेशन में चेंजेस आ रहा है, इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी में चेंजेस आ रहा है, फिर भी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है ग्रुप का। आगे क्या होता है, द प्रोडक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिक्रीज्ड ओनली व्हेन द इल्यूमिनेशन वाज डिक्रीज्ड टू द लेवल ऑफ मूनलाइट। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो प्रोडक्शन है वो तभी कम हुआ जब इल्यूमिनेशन का इंटेंसिटी एकदम मूनलाइट के लेवल पे लाया गया, यानी कि बहुत ही कम दिख रहा था उन लोग को, यानी कि दिख ही नहीं रहा था। अगर हम लोग को कोई बोल दे कि मूनलाइट लेवल वाले के लेवल का इल्यूमिनेशन में पढ़ाई करो, तो हम लोग ऑब्वियसली पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि दिखेगा नहीं तो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो बस उसी उसी टाइम जो इनका प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर रहा था। और एल्स जो लाइट है वो आप ज्यादा लाइट दो कम लाइट दो, अगर दिख रहा है तो उन लोगों का प्रोडक्शन जो है वो सेम रहेगा, वो बढ़ेगा ही। और यहाँ पे कांस्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन में भी बढ़ रहा है। तो यहाँ से ये पता चला कि आपका जो इल्यूमिनेशन है उसका कोई इफेक्ट नहीं है ऑन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये सारा जो पहले का पॉइंट से ये सारा मैंने जो आपसे डिस्कस किया पहले वाले स्लाइड में, ये सारा वही पॉइंट्स है, आपको नोट्स के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूड हुआ कि इल्यूमिनेशन का कोई इफेक्ट नहीं है ऑन प्रोडक्टिविटी, लेकिन कुछ और रीजन है जो वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी में इंटरफेयर कर रहा है या उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये लाइट तो कोई रीजन नहीं है, लाइट की वजह से उन लोगों को प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वर्कर्स का डिससेटिस्फैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कुछ और रीजन है, तो इस वजह से उन लोग दूसरा फेज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किए। आगे देखते हैं रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। Relay assembly test room experiments were designed to determine the effect of changes in various job conditions on group activity. तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कंडक्ट किया गया था टू डिटरमाइन कि जो जॉब कंडीशंस है अगर उसमें चेंजेस आएगा तो वो ग्रुप प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा या नहीं। For this, 2 girls were chosen and these girls were asked to choose 4 more girls as co-workers. तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 गर्ल्स को चूज किया गया था एंड उन दोनों गर्ल्स को कहा गया था और 4 गर्ल्स को चूज करे एज को-वर्कर्स जो उन लोग के साथ काम करे। The work was related to the assembly of telephone relays. तो ये काम था उन लोग को कि जो टेलीफोन रिलेज है उसको उसका असेंबल करना। Output dependent on the speed and continuity with which girls worked.
तो इसका जो आउटपुट था, जो इस काम का जो आउटपुट था, वो डिपेंड करता कि गर्ल्स कितनी ही जल्दी काम करेगी और कितने कॉन्टिन्यूटी बना रहेगा, कॉन्टिन्यूसली काम करेगी और जल्दी काम करेगी, तभी इसका जो आउटकम है वो अच्छा होता है इस काम का। An observer was appointed with girls to supervise their work. एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया गया था जो उन लोगों का काम है वो सुपरवाइज करे। फॉलोइंग वेयर द चेंजेस एंड रिजल्टेड आउटकम्स। तो ये सारा अभी देखेंगे, वो सारा चेंजेस किया गया था जॉब कंडीशंस में एंड आउटकम्स क्या है, यानी कि ये जॉब कंडीशंस में चेंजेस करने से क्या ग्रुप प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट है। पहला था द इंसेंटिव सिस्टम वाज चेंज्ड सो दैट ईच गर्ल्स एक्स्ट्रा पे was based on the other 5 rather than output of larger group, say 100 workers or so. तो यहाँ पे जो है इंसेंटिव सिस्टम है उसमें चेंजेस आया था। एक गर्ल का जो एक्स्ट्रा पे है वो डिपेंड करता बाकी की 5 गर्ल्स के ऊपर। जैसे कि अगर कोई भी कंपनी में अगर ग्रुप नहीं बना हुआ है, 100 वर्कर्स है, तो एक वर्कर का एक्स्ट्रा पे डिपेंड करेगा बाकी के 9 वर्कर्स पे, यानी कि सभी 100 वर्कर्स को अपना परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रखना है। तो यहाँ पे भी 6 गर्ल्स है, 6 के 6 अच्छे से काम करेगी तो एक का जो एक्स्ट्रा पे है वो डिपेंड करेगा बाकी के 5 पे, तो वो बेटर होगा उन लोग के लिए। अगर 6 गर्ल्स सारी की सारी अच्छे से काम करेगी तो वो एक हर एक के लिए वो फायदा करेगा। तो ये करने से क्या पता चला, क्या आउटकम हुआ, द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू बिफोर। तो ऐसा करने से जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गया पहले से। दूसरा चेंज किया गया, चेंजेस वर मेड इन रेस्ट इंटरवल्स। 2 to 5 minutes of rest intervals were introduced, one in morning and other in evening session. तो जो रेस्ट इंटरवल्स है, यानी कि जो ब्रेक दिया जाता था उन लोग को, वो 2 to 5 मिनट्स पहले दिया जाता था, जो कि पहले सुबह मॉर्निंग में दिया जाता था एंड देन इवनिंग में दिया जाता था। वो जो है वो इंटरवल्स बाद में क्या हुआ, दीज वर देन इंक्रीज्ड टू 10 मिनट्स। तो 5 मिनट से वो इंक्रीज कर दिया गया 10 मिनट्स में। रिजल्ट क्या हुआ, द प्रोडक्टिविटी वॉज इंक्रीज्ड। ऐसा करने से पता चला कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुआ, उन लोग काम अच्छे से करने लगे वर्कर्स। The rest period was reduced to 5 minutes but frequency was increased. तो पहले क्या था, 10 मिनट्स था, 10 मिनट से कम कर दिया गया 5 मिनट्स में, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दिया गया। फ्रीक्वेंसी यानी कि पहले क्या था, मॉर्निंग एंड इवनिंग में काम कर ब्रेक था, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया ब्रेक का, यानी कि मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग 3 टाइम उन लोग को ब्रेक मिलने लगा 5 मिनट्स का। The productivity was decreased slightly, and the girls complained that frequent rest intervals affected the rhythm of the work. तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर गया, और गर्ल्स लोग ने ये कंप्लेन किया कि ये प्रोडक्टिविटी इसलिए कम हुआ क्योंकि उन लोग का जो ब्रेक का जो फ्रीक्वेंसी था वो बढ़ गया था, और उस वजह से उन लोग का जो काम जो था, काम में जो कंटिन्यूटी था उसमें अफेक्ट कर रहा था ये, क्योंकि 3 इंटरवल्स था। तो आफ्टरनून में भी उन लोग को ब्रेक मिल रहा था, तो उस वजह से उन लोग जो काम कर रही थी उसमें वो इफेक्ट कर रहा था। आगे द नंबर ऑफ रेस्ट वाज रिड्यूस्ड टू 2 ऑफ 10 मिनट्स ईच। यानी कि पहले जो नंबर ऑफ रेस्ट था वो 3 था, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, अब वो रिड्यूस कर दिया गया 2 में, यानी कि ओनली मॉर्निंग एंड इवनिंग, एंड कितने मिनट्स का, 10 मिनट्स ईच। But in the morning, coffee or soup was served along with sandwich, and in the evening, snack was provided. लेकिन उन लोगों को ब्रेक में उन लोगों को कॉफी दे दिया जाता था, स्नैक्स दे दिया जाता था, और इसी रीजन से क्या हुआ, द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड। Changes in working hours and workday were introduced, such as cutting an hour off the end of the day and eliminating Saturday work. तो उन लोगों का जो वर्किंग आवर्स है एंड वर्क डे है उसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस होने लगा, जैसे कि उन लोगों का सैटरडे को काम रहता था, वर्किंग डे रहता था, उसमें उन लोगों को ऑफ डे मिलने लगा, छुट्टी मिलने लगा। उन लोग का जो वापस घर जाने का टाइम था वो अगर 5 बजे था तो उन लोग को 4:30 में अलाउ कर दिया जाता था घर जाने के लिए। और ये क्या हुआ, रिजल्ट किया, प्रोडक्टिविटी इसमें भी इंक्रीज किया इस केस में भी। As each change was introduced, absenteeism decreased, morale increased, and less supervision was required. तो जैसे जैसे ये changes introduce किया गया, उससे उसमें क्या रिजल्ट आया कि जो गर्ल्स है वो लोग एब्सेंट होना बंद कर दी, उन लोगों का मोरल इंक्रीज हुआ, एंड लेस सुपरविजन वाज रिक्वायर्ड, यानी कि उन लोग को सुपरवाइजर्स का कम जरूरत पड़ने लगा, बिना सुपरविजन का भी उन लोग काम करने लगी थी अपना अच्छे से। It was assumed that these positive factors were there because of the various factors being
adjusted and making them more positive. तो बाद में ये एज्यूम किया गया कि ये सारा पॉजिटिव फैक्टर्स जो हो रहा था कंपनी में कि गर्ल्स मतलब ये सारा पॉजिटिव चीज हो रहा था, एब्सेंटिज्म डिक्रीज हो रहा था, मोरल इंक्रीज हो रहा था, लेस सुपरविजन वाज रिक्वायर्ड। तो ये सब ये छोटा मोटा एडजस्टमेंट की वजह से हो रहा था एंड इस वजह से पॉजिटिविटी आ रहा था कंपनी में। व्हेन कंडीशंस वे रिवर्टेड, यानी कि जब कंडीशंस वापस से पहले जैसा कर दिया गया, ये सारा जो चेंजेस था वो हटा दिया गया, पहले जैसा था वैसे ही वापस हो गया। द प्रोडक्टिविटी वाज सपोज्ड टू डिक्रीज बट इट इंक्रीज्ड फर्दर इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। तो वापस से जो चेंजेस है वो जैसे पहले था वैसे कर दिया गया कंपनी में, लेकिन फिर भी देखा गया कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होना चाहिए था, लेकिन नहीं, कम नहीं हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ता ही गया इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। Thus, it was concluded that the productivity increased not because of positive changes in physical factors, but because of change in girls' attitude towards work and their work group. तो यहाँ पे पता चला कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इस वजह से नहीं इंक्रीज हो रहा था क्योंकि जो पॉजिटिव चेंजेस है वो किया जा रहा था वर्किंग कंडीशंस में, जो फिजिकल फैक्टर्स में, जैसे कि उन लोग का ब्रेक बढ़ा दिया जा रहा था, उन लोग को ऑफ दिया जा रहा था, उन लोग को स्नैक्स दिया जा रहा था, उस रीजन से नहीं हो रहा था, लेकिन इस रीजन से हो रहा था क्योंकि गर्ल्स के जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स वर्क उसमें चेंजेस आ रहा था, उन लोग को शायद काम पसंद आने लगा था एंड उन लोग के वर्क ग्रुप में उन लोग का जो एक दूसरे के साथ बिहेवियर था, 6 गर्ल्स थी, एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर था वो अच्छा होने लगा था, वर्क ग्रुप यूनिटी बनने लगा था, उन लोग को मजा आ रहा था साथ में काम करने में। They developed a feeling of stability, sense of belongingness, responsibility, and self-discipline because of more freedom of work given to them. और इस रीजन से उन लोग के जो उन लोग गर्ल्स लोग में ये आने लगा था कि उन लोग का जो जॉब है वो स्टेबल है, ठीक है, उन लोग को एक सिक्योर फीलिंग आने लगा था, उन लोग को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगने लगा था कि हाँ उन लोग कंपनी को बिलोंग करती है, उन लोग को कंपनी के लिए करना है, उन लोग का एटीट्यूड बदल गया था, उन लोग ऐसा नहीं कि जबरदस्ती काम कर रही थी ओनली फॉर इंसेंटिव, ये नहीं, उन लोग का एटीट्यूड बदल गया था, उन लोग अपना अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगी थी, उन लोग में सेल्फ डिसिप्लिन आ गया था एंड इसलिए उन लोग को सुपरविजन का भी जरूरत नहीं पड़ रहा था। The relationship between workers and supervisors flourished and became more friendly. और इस वजह से जो सुपरवाइजर्स लोग हैं उन लोग को भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहना पड़ा था क्योंकि गर्ल्स वेर सेल्फ डिसिप्लिन्ड, उन लोग खुद ही से कर रही थी सारा काम जो करना था, तो इस वजह से सुपरवाइजर्स जो है उनका भी रिलेशनशिप है वर्कर्स से वो अच्छा होने लगा एंड फ्रेंडली बन गया था। आगे है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। During the course of experiments, about 20,000 interviews were conducted between 1928 and 1930 to determine employees' attitude towards company supervision, insurance plans, promotion, and wages. तो उस कंपनी में जो है 20,000 इंटरव्यूज लिए गए थे 1928 एंड 1930 के बीच में। और क्यों लिए गए थे ये जानने के लिए कि जो एम्प्लॉयज है उन लोग का क्या नजरिया है टुवर्ड्स द कंपनी, उन लोग का एटीट्यूड क्या है, उन लोग सुपरविजन के बारे क्या समझते हैं, इंश्योरेंस प्लान्स, प्रमोशन एंड वेजेस, उन लोग का क्या व्यू पॉइंट है। ड्यूरिंग द इंटरव्यूज इट वाज डिस्कवर्ड दैट वर्कर्स बिहेवियर वाज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप बिहेवियर। तो ये इंटरव्यू के दौरान उन लोग को ये पता चला, रिसर्चर्स ये डिस्कवर किए कि जो वर्कर्स का जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय ग्रुप बिहेवियर, ठीक है, ग्रुप में जिस ग्रुप में उन लोग है उस ग्रुप का क्या बिहेवियर है उससे वो इन्फ्लुएंस करता है हर एक इंडिविजुअल वर्कर का बिहेवियर। However, this conclusion was not satisfactory and thus another set of experiments were conducted. लेकिन यही सारा conclusion, ये सारा findings enough नहीं लग रहा था, उन लोग को लग रहा था नहीं ये सारे reasons नहीं है, शायद कोई और reason है, और इसके वजह से उन लोगों ने और एक experiment को conduct किया था। आगे है bank wiring observation room experiment. These experiments were conducted to analyze the functioning of small group and its impact on individual behavior. तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया ये देखने के लिए कि जो फंक्शन है स्मॉल ग्रुप का वो कैसे होता है एंड उसका क्या इम्पैक्ट है ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। A group of 14 male workers were employed in the bank wiring room, out of which 9 wiremen, 3 soldiers and 2 inspectors. तो यहाँ पे 14 मेल मेंबर्स को एम्प्लॉय किया गया बैंक वायरिंग रूम में, जहाँ पे 9 वायरमैन थे, 3 सोल्जर्स थे एंड 2 इंस्पेक्टर्स थे। The work involved attaching wire
to switches for certain equipment used in telephone exchange. तो इन लोगों का काम क्या था? इन लोगों का काम था वायर को अटैच करना स्विचेस में किसी इक्विपमेंट के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है टेलीफोन एक्सचेंज में. Hourly wage rate for each worker was based on average output of each worker. तो जो hourly wage rate था जो उनको मिलता वो किस पे डिपेंड कर रहा था? वो बेस्ड था ऑन एवरेज आउटपुट फॉर ईच वर्कर. और जो बोनस था while bonus was to be determined on the basis of average group output. और जो बोनस मिलता वो डिपेंड करता उन लोगों का एवरेज ग्रुप आउटपुट पे. The hypothesis was that in order to earn more, the workers will work more, and in order to gain more group bonus, they would help each other in their work. तो जो रिसर्चर्स था वो ये एज्यूम किए थे, उन लोगों को लगा था ये एक्सपेरिमेंट करने से ये फायदा होगा कि जो वर्कर्स जो लोग हैं उन लोग काम करेंगे, उन लोग ज्यादा काम करेंगे सो दैट उन लोग ज्यादा कमा पाए, और उन लोग ग्रुप में भी ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे सो दैट उन लोग को बोनस मिल पाए. तो लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बट द हाइपोथेसिस डिड नॉट होल्ड वैलिड. लेकिन जो एजम्पशन था ये विद रिसर्चर्स का वो सही नहीं था, वो गलत था. वर्कर्स डिसाइडेड द टारगेट फॉर देमसेल्व्स व्हिच वाज लोअर देन द कंपनीज टारगेट. तो जो वर्कर्स लोग थे उन लोग अपना जो सेल्फ टारगेट है उस पे फोकस करने लगे इन स्पाइट ऑफ फोकसिंग ऑन द कंपनीज टारगेट. द वर्कर्स गेव द फॉलोइंग रीजंस फॉर द रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट. तो उन लोग का आउटपुट कम क्यों था, उन लोग का आउटपुट बढ़ क्यों नहीं रहा था, उसका ये सारा रीजंस था. Fear of unemployment. The fear among workers was that if there would be more production per head, some of the workers would be laid off. तो यहाँ पे उन लोग को इस चीज का डर था कि सिंस 14 मेल वर्कर्स थे तो उन लोग को था अगर हर एक जन प्रोडक्शन पर हेड अच्छा हुआ, हर एक जन अच्छा परफॉर्म किए एंड प्रोडक्शन अच्छा हुआ हर एक जन का, तो इसकी वजह से क्या होगा, किसी किसी वर्कर्स को उन लोग हटा देंगे इस काम से. तो इस चीज का उन लोग को डर था, ग्रुप उन लोग का छोटा हो जाएगा तो हर एक जन पे पर हेड बढ़ जाएगा लोड. तो इस चीज का था उन लोगों को फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की सबका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो किसी एक या दो को हटा ना दिया जाए, इस वजह से अनएम्प्लॉय ना कर दिया जाए. दूसरा रीजन था fear of raising the standards. Most of the workers believed that if they will reach the standard rate of production determined by the company may raise the standards, reasoning that it must be easy to attain. तो बहुत लोगों को ये लग रहा था, वर्कर्स को ये लग रहा था कि अगर उन लोग अपना जो प्रोडक्शन है वो जो टारगेट दिया गया है वो कंप्लीट कर ले तो कंपनीज को ऐसा ना लगे कि इन लोग काफी इजीली वो स्टैंडर्ड या वो टारगेट को कंप्लीट कर ले रहे हैं और उस वजह से उन लोग अपना स्टैंडर्ड्स को रेज कर ले. फॉर एग्जांपल अगर उन लोग को बोला गया है कि 10 यूनिट्स ऑफ समथिंग प्रोड्यूस करने और उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया 10 यूनिट्स को, तो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम उन लोग 12 यूनिट्स कर दे, 12 यूनिट्स का स्टैंडर्ड बढ़ा दे या टारगेट बना दे. तो इस वजह से भी उन लोग को डर था, इस वजह से उन लोग ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे. प्रोटेक्शन ऑफ slower workers. The workers were friendly on the job. Since slower workers were likely to be retrenched, the faster workers protected them by not overproducing. तो सिंस उन लोगों को वार्निंग दे दिया गया था कि जो स्लोअर वर्कर्स है उन लोगों को कम दिया जाएगा, उन लोगों को कम इंसेंटिव मिलेगा, तो उस वजह से जो फास्टर वर्कर्स है उन लोग स्लोअर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की वजह से ओवर प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे. Satisfaction on the part of management. According to workers, management seemed to accept the lower production rate as no one was being fired or even rebuked for restricted output. तो वर्कर्स को लगने लगा था कि जो मैनेजमेंट है वो भी सेटिस्फाइड है विथ लोअर प्रोडक्शन रेट, क्योंकि किसी एम्प्लॉय को फायर नहीं किया जा रहा है और ना ही उसको रिब्यूक किया जा रहा है फॉर रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट. तो इसलिए उन लोग को लग रहा था कि मैनेजमेंट सेटिस्फाइड है, इसी रीजन से उन लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे ज्यादा. The workers in the group set certain norms of behavior, including personal conduct. This study suggested that informal relationships are an important factor in determining the human behavior. तो ये सारा रीजंस देख के ये लगता है कि जो वर्कर्स है उन लोग का एक सर्टेन नॉर्म्स था, ठीक है, उन लोग का जो पर्सनल कंडक्ट था, जो बिहेवियर था वो काफी अच्छा था. उन लोग एक दूसरे के बारे सोचते थे. इनफॉर्मल रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि जो इमोशन से रिलेटेड है, जो सेंटीमेंट से रिलेटेड है, वो एक्चुअली में था ऑर्गेनाइजेशन में, एंड वो फैक्टर भी इम्पोर्टेंट था उन लोग के प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट लाने के लिए. The supervisors tended to understand and accept the problems of workers, and management
tried to sense their feelings, which were helpful in formulating the action for resolving management employee conflicts. तो बाद में जो सुपरवाइजर्स है उन लोग ये समझे एंड एक्सेप्ट किए वर्कर्स का क्या प्रॉब्लम है और मैनेजमेंट को और बेटर तरीके से समझने की कोशिश किए कि किस तरीके से जो एम्प्लॉय का जो फीलिंग्स है उन लोग का जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है वो भी देखना ज़रूरी है एंड उसी अकॉर्डिंग उन लोग एक्शंस अपना जो गाइडलाइंस है वो फॉर्मुलेट किए एंड देन कोशिश किए कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आएगा मैनेजमेंट में या आता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करे उसका कैसे सॉल्यूशन निकाले जिससे प्रोडक्टिविटी फिर बाद में इंक्रीज हो ऑर्गेनाइजेशन का। आगे देखते हैं मेन प्रोपोजिशंस ऑफ नियो क्लासिकल थ्योरी। द ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल इज अ सोशल सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू नियो क्लासिकल थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है। There is a coexistence of informal organization with every formal organization and both affect each other. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप है एंड फॉर्मल ग्रुप है एंड वो दोनों ग्रुप्स कोएग्जिस्ट करते हैं एंड एक दूसरे को इफेक्ट भी करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ह्यूमन बींग्स है ऑर्गेनाइजेशन में उन लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, उन लोग डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एंड ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंड करता है ऑन द ह्यूमन बींग्स। Human behavior can be predicted in terms of social and psychological factors. तो हमने क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा था कि वो क्लासिकल थ्योरी एम्फसाइज करता था फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में, लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर है यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड psychological factors. A conflict between organizational and individual goals often exists, which increases the importance of integration between these two. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का बहुत चांसेस होता है। इंडिविजुअल गोल्स यानी कि हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में उन लोग का अपना वांट्स होता है, अपना डिजायर्स होता है, जैसे कि उनको खुद ही कार खरीदना होता है, घर खरीदना होता है, या उनका अपना ही कुछ डिमांड्स रहता है और ऑर्गेनाइजेशन का कुछ और डिमांड्स रहता है, उनका कुछ टारगेट्स रहता है, उनको कुछ उनका रहता है कि प्रॉफिट्स गेन करना है, ग्रो करना है, मार्केट में स्टेबल रहना है, कैसे डोमिनेट करना है मार्केट को, ये गोल्स रहता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन होगा ये दोनों गोल्स में तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन कैसा, अगर इंडिविजुअल गोल्स कोई भी एम्प्लॉय को वो फुलफिल करना है तो उसके लिए पहले उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है उस पर फोकस करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल को अकम्प्लिश करेगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो भी डेवलप करेगा, वो मार्केट में प्रॉफिट गेन करेगा, तो उससे जो इंडिविजुअल है, जो एम्प्लॉय है, उसको भी गेन होगा, उसका भी इंक्रीमेंट होगा, उसका भी इंसेंटिव्स बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, उसका इंडिविजुअल जो गोल्स है वो भी फुलफिल होगा। आगे है ह्यूमन बींग्स अप्रोच इज नॉट ऑलवेज रैशनल, often they behave irrationally in terms of rewards which he seeks from the work. तो बहुत बारी क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स है उन लोग का अप्रोच जो है वो रैशनल नहीं रहता, यानी कि लॉजिकल नहीं रहता। बहुत बारी उन लोग इरेशनली भी बिहेव करते हैं, यानी कि अपने सेंटीमेंट्स, अपने इमोशंस को भी कंसिडर करते हैं। और ज़रूरी नहीं है हर टाइम जो इंसेंटिव्स है, जो इंक्रीमेंट्स है, वही इफेक्ट करता है उनके बिहेवियर को। अदर फैक्टर्स भी, जॉब कंडीशंस का दूसरा फैक्टर्स भी, जैसे उनके कलीग्स का क्या बिहेवियर है उनके टूवर्ड्स, वो भी इफेक्ट करता है। आगे है मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग प्लेज अ की रोल इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन बींग्स है उनका मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो उन लोग उस तरीके से काम नहीं करेंगे, इफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे एंड प्रोडक्टिविटी नहीं होगा। इसलिए मोटिवेशन हर एक एम्प्लॉयज में होना बहुत जरूरी है। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो थर्ड थ्योरी है वो है मॉडर्न थ्योरी। इसको कंटेम्प्रेरी थ्योरी भी बोला जाता है। मॉडर्न यानी कि न्यू और रिसेंट थ्योरी है ये। Modern approach of organizational behavior combines systems and contingency approach together. तो जो मॉडर्न अप्रोच है या फिर मॉडर्न थ्योरी है ये कंबाइन करता है सिस्टम्स अप्रोच और कंटिजेंसी अप्रोच, ये दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करता है। इट टेक्स वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल अप्रोचेस। जो दो थ्योरीज हमने पहले पढ़ा, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल, तो इन दोनों का कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो बोरो करता है मॉडर्न थ्योरी एंड इंटीग्रेट करता है विद अदर रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Therefore, the emphasis of the modern approach is more in integration than prescription. तो ये मॉडर्न अप्रोच का मेन एम्फेसिस क्या है कि जो भी थ्योरीज है
जो पहले के थ्योरिस्ट दिए हैं वो थ्योरीज को इंटीग्रेट करना एंड अभी के जो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स है जो अभी के ऑर्गेनाइजेशन में जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर इंटीग्रेट करना। तो मॉडर्न अप्रोच जो है या कंटेम्प्रेरी अप्रोच जो है वो दो पार्ट्स में है, सिस्टम्स अप्रोच एंड कंटिजेंसी अप्रोच। एंड जो सिस्टम्स अप्रोच है उसका भी दो सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। आगे एक एक करके देखते हैं। तो पहला है systems approach. System approach treats an organization as an open system for its analysis. तो ये जो सिस्टम अप्रोच है वो ऑर्गेनाइजेशन को एज एन ओपन सिस्टम ट्रीट करता है। ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरैक्ट करता है विद द इन्वायरमेंट फॉर व्हाट? फॉर टेकिंग इनपुट्स एंड गिविंग आउटपुट्स। A set of interrelated and interdependent parts arranged in a manner that produces a unified whole. तो यही कहा जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स है, अरेंज्ड इन अ मैनर दैट प्रोड्यूसेस अ यूनिफाइड होल। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए इन्वायरमेंट है, आउटसाइड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उस पर भी डिपेंड करना जरूरी है, जैसे कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट। उस पर उन लोग डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करते हैं, उन लोग भी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं। The system approach recognizes that no matter how efficient the production department might be, the marketing department better anticipate changes in customer tastes and work with the product development department in creating products customers want, or the organization's overall performance will suffer. तो यहाँ पे सिस्टम अप्रोच में कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो चाहे जितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, वो ये एंटिसिपेट नहीं किया कि जो कस्टमर है उन लोगों का टेस्ट क्या है, और जैसे ही डेवलपमेंट हो रहा है तो कस्टमर्स का भी टेस्ट बदल रहा है अकॉर्डिंग टू द डेवलपिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसी वजह से जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको भी ये एंटिसिपेट करना, ये एनालाइज करना जरूरी है कि व्हाट कस्टमर्स वांट। उसी अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है वो अपना प्रोडक्ट डेवलप करेगा एंड कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाएगा उसी अकॉर्डिंग, एंड फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डेवलप होगा। अगर ये नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो सफर करेगा। तो यहाँ पे क्या, हर एक डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और सबका अच्छा परफॉर्म होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिस्टम्स अप्रोच में दो सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम देखते हैं। A closed system is not influenced by and do not interact with their environment. तो जो क्लोज्ड सिस्टम है वो ना ही इन्फ्लुएंस होता है बाय इन्वायरमेंट एंड ना ही इंटरैक्ट करता है विद इन्वायरमेंट। It is self-contained and self-maintaining because of lack of outside interaction. It lacks feedback mechanism. तो सिंस कोई इंटरेक्शन नहीं होता है क्लोज्ड सिस्टम का विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट, तो इसलिए वो सेल्फ मेंटेनिंग होते हैं एंड इट लैक्स फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जांपल क्या है क्लोज सिस्टम का? प्रोडक्शन लाइन। ठीक है, अ प्रोडक्शन लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। The daily work that takes place on production or assembly lines can be insulated यानी कि protected from outside factors such as day-to-day meetings between upper-level executives or information from other similar competing production lines. तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन लाइन है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है विद द आउटसाइड फैक्टर सच एज डे टू डे मीटिंग्स फ्रॉम अपर लेवल एग्जीक्यूटिव्स, या कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर के किसी आउटसाइड इन्वायरमेंट से नहीं होता है। इंस्टेड वर्कर्स ऑन एन असेंबली लाइन या फिर प्रोडक्शन लाइन आर जनरली ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग देयर टास्क ऑन द लाइन डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ लाइन इट इज। तो जो वर्कर्स रहते हैं, जो प्रोडक्शन लाइन में इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों का सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपना जो टास्क है वो कंप्लीट करें। आगे है ओपन सिस्टम। एन ओपन सिस्टम हैज कंटिन्यूअस इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। तो जो ओपन सिस्टम होता है उसका कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है विद इन्वायरमेंट, लेकिन जहां हम लोग अभी क्लोज्ड सिस्टम में पढ़ा था हमने, वहां पे इंटरेक्शन नहीं होता है विद इन्वायरमेंट। इट रिक्वायर्स इनपुट्स फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए ओपन सिस्टम में रिक्वायरमेंट होता है इनपुट्स का। वो कहाँ से इनपुट्स का रिक्वायरमेंट होता है? फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम द इन्वायरमेंट। It imports information from the environment and has a continuous feedback mechanism.
तो सिंस यहाँ पे इंटरैक्शन होता है फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, तो उन लोग इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं एंड कंटिन्यूस फीडबैक भी इन लोग को मिलता है फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल है, a corporation needs to gather resources and information from its environment, such as capital, employees, natural resources, and information from the market, government, regulators, and customers in order to function and grow. तो यहाँ पे क्लियर ओपन सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका इंटरैक्शन होता है, उन लोगों को रिसोर्सेज जो है, इनपुट्स जो है वो गैदर करना पड़ता है बाहर से, यानी कि कस्टमर से इंटरैक्ट करना पड़ता है, गवर्नमेंट से इंटरैक्ट करना पड़ता है, जो रिसोर्सेस है, कैपिटल है, वो बाहर से गैदर करना पड़ता है, इसलिए ये कहलाता है ओपन सिस्टम। सो आगे है कंटिजेंसी अप्रोच। ये मॉडर्न थ्योरी का दूसरा अप्रोच है। कंटिजेंसी अप्रोच में बी ट्रीटेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सिस्टम्स अप्रोच। तो कंटिजेंसी अप्रोच को कहा जाता है कि सिस्टम्स अप्रोच का एक्सटेंशन है। The basic idea of contingency approach is that there cannot be a particular action of managing human behavior which will be suitable for all situations. तो कंटिजेंसी अप्रोच में ये कहा जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर एक्शन जो मैनेज करता है ह्यूमन बिहेवियर को, वो जरूरी नहीं है कि वो हर एक सिचुएशन में सूटेबल हो, हर एक सिचुएशन में वही एक्शन काम करे। Rather, an appropriate action is one which is designed on the basis of internal states and environmental condition. और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अप्रोप्रिएट यानी कि एक राइट और करेक्ट एक्शन वही है जो डिजाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्टेट्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के विद इन में जो फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करके जो एक्शन डिजाइन किया जाता है वही एक अप्रोप्रिएट एक्शन होता है। This is the reason why a particular action of managing human behavior becomes effective in one organization but ineffective in another organization. और यही रीजन है, इसलिए यही एक रीजन है जिसके वजह से जो कोई भी ह्यूमन बीइंग का जो एक्शन है, जो भी मैनेजिंग, जो भी एक गाइडलाइंस जो ऑर्गेनाइजेशन लाता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में वो गाइडलाइंस वर्क करता है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वो गाइडलाइंस वर्क नहीं करता है, क्योंकि हर एक एक्शंस या हर एक गाइडलाइंस जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट करता है वो डिपेंड करता है आपका सिचुएशन टू सिचुएशन पे। Further, a particular action may be relevant to a particular group of employees but irrelevant for other group of employees in the same organization. Similarly, what is an effective action today may not be effective in future. तो यहाँ पे ये है कि कोई भी एक्शन जो फॉर्मुलेट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अगर एक ग्रुप में इफेक्टिव है, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज में इफेक्टिव है, तो जरूरी नहीं है वो दूसरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज में भी इफेक्टिव होगा। और उसी तरीके से जो एक्शंस आज इफेक्टिव है वो जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी इफेक्टिव होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ द प्रोडक्शन लाइन इज टू गुड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंज्यूमर्स आर नॉट satisfactory according to it, then the manager of an organization should use the contingency approach in order to maintain the situation in the best way. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन लाइन है वो ऑर्गेनाइजेशन में तो परफॉर्म बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर्स है वो सेटिस्फाइड नहीं है उसके वजह से। तो जो मैनेजर है उसका जो अप्रोच होना चाहिए वो ओवरऑल अप्रोच होना चाहिए, उसको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। और बाहर से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कस्टमर्स, इन लोग का क्या एक्सपेक्टेशंस है विद द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कंसिडर करना चाहिए एंड उसी अकॉर्डिंग उन लोग को अपना जो पॉलिसी है, अपना जो एक्शंस है वो फॉर्मुलेट करना चाहिए। यानी कि कोई भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को के पास ये एबिलिटी होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको भी ध्यान में रखते हुए अपना एक्शंस जो है उसको फॉर्मुलेट करे। उन लोगों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना ही स्टैटिक और रिजिड व्यू को फॉलो करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को अपना पॉलिसीज एंड एक्शंस भी फ्लेक्सिबल करना चाहिए फ्यूचर के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से अपना एक्शंस को भी उसी हिसाब से फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए एंड चेंजेस लाना चाहिए। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये 3 थ्योरीज थे, हमने कवर कर लिया है। सो थैंक यू एवरीवन।